नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान के पास साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूंट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आत्मबोध समूह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कल मुझे कदम नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पे और आज दोस्तों हमारी 12 परंपराओं में से जो तीसरी परंपरा है, ट्रेडिशन नंबर 3, उस जो परंपरा नंबर 3 है, ट्रेडिशन नंबर 3, वो मैं पहले पढ़ता हूँ। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। यानी कि ए का सदस्य बनने की एकमात्र आवश्यकता है शराब बंद करने की इच्छा। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जिस आसानी से मेरा प्रवेश हुआ और मेरी जान बच गई, मैं शराब से दूर हो गया। आज मैं जिंदा हूँ, शराब से दूर हूँ। एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा जिंदगी मैं जी रहा हूँ, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की। तो इतना सहज तरीके से यदि मेरा प्रवेश इस संस्था में नहीं होता, तो मैं आज कहाँ होता। ये बिल्कुल सही है कि मैं आज जिंदा ही नहीं होता। दुनिया में और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने अपने तरीके से काम करती है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि हर उस संस्था का एक नियमों का एक बहुत बड़ा चार्ट होता है और सदस्यता शुल्क होती है, उनके रूल्स होते हैं। अगर कभी हमने कुछ गलत किया तो हम पे दंड भी होता है, हमको संस्था से बाहर भी निकाला जा सकता है। मगर ये कैसी संस्था है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की? मैं जब मीटिंग में आया तो ना तो मुझे मेरा कोई बायोडाटा मांगा गया और सबसे पहले तो मुझे अपना पूरा परिचय भी नहीं देना पड़ा। हर कोई सिर्फ अपना पहला नाम ले रहा था, अपना सरनेम बता रहा था, ना अपना जाति धर्म बता रहा था, ना उसका फाइनेंशियल स्टेटस बता रहा था, ना कोई मांग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे मैं आते रहा, मुझे किसी ने किसी प्रकार की कोई फी या ड्यू भी नहीं मांगा। कि शराब से दूर रहने के लिए आपको डेली या मंथली या ईयरली या कोई रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे ही कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जिस ए के मेंबर ने, जो कि मेरे दोस्त ही थे, मुझे ए का मैसेज दिया। आज देखते देखते दोस्तों, मुझे भी अभी 18 साल होने वाले हैं ए में। और मेरे दोस्त किसी कारणवश फिर दोबारा शराब की तरफ चले गए थे, मगर बाद में वो वापस लौटे। और लगभग आज उनको भी 16-17 साल हुए हैं सोबर हुए। हम दोनों आज भी मिलते हैं। 18 सालों में कभी भी उन्होंने मुझसे कभी कोई अपेक्षा ही नहीं की, ना शब्दों से की, ना संकेतों से की। कि भाई मैंने तुमको ए का मैसेज दिया, मेरी वजह से तुम्हारी जान बची, तो तुमने मुझे खाना खिलाना चाहिए, मेरा मान सम्मान करना चाहिए। आज तक ये चीज हमारे साथ में कभी हुई नहीं थी दोस्तों। आज भी हमारी दोस्ती कायम है। और ठीक वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी कभी भी मुझसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं की गई है। मीटिंग में, खासतौर पे फिजिकल मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स तो अभी कोरोना काल में
हमारे लिए भगवान की कृपा से उपलब्ध हुई है। मगर फिजिकल मीटिंग्स में एक सिटी बॉक्स घूमता है, और जिसमें ये नहीं बोला जाता कि आपको इतना डालना है या उतना डालना है। ग्रुप का जो भी चेयरमैन होता है, मीटिंग कंडक्ट करने वाला, वो कभी भी ये फरमान नहीं छोड़ता या आदेश नहीं छोड़ता कि इस डब्बे में, इस सिटी बॉक्स में आपको इतना डालना है या उतना डालना है। मीटिंग के पहले या बीच में वो सिटी बॉक्स पूरे हॉल में घूमता है, और स्वेच्छा से लोग अपने हिसाब से जो कुछ भी है वो डालते हैं। और यहाँ तक कि लोग दिखावा भी नहीं करते कि मैं कोई बड़ी नोट डाल रहा हूँ या बड़ा सिक्का डाल रहा हूँ। आज से 18 साल पहले जब मैं ए में आया था, तो बहुत कम लोग नोट डालते थे, और इसीलिए वो डब्बे में आवाज आती थी, टन टन की। बहुत ज्यादातर लोग बहुत ही आ, गरीब परिस्थिति से आए हुए लोग थे जहां मैं मीटिंग करता था। और कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 5 रुपए डाल रहा है। लेकिन आज डेवलपमेंट हुआ है, आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग नोट भी डालते हैं। तो किसी को भी कभी ऐसा नहीं बोला गया कि भाई आपको इतना देना है या उतना देना है। ना कभी मंथली आना, मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए भी कभी फोर्स नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखा दोस्तों, अनुभव किया, तो मुझे अपने आप पे एक नाज आया कि अभिमान आया कि यार मैं एक ऐसी संस्था का सदस्य हूँ कि जो बाकी संस्थाओं से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। सही मायने में एक ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। इसके जो तत्व है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक तत्व है। यदि मेरे जैसे शराबी के लिए किसी भी प्रकार की कोई शर्त, कंडीशन, रूल या नियम लगाए गए होते, जो कि सीधी बात है कि मैं फॉलो नहीं होता, और मैं ए का अगर सदस्य नहीं बनता, तो 100% मेरी जान जाने वाली थी। लेकिन ये जो तीसरी परंपरा है, इसने दोस्तों पूरी दुनिया भर के शराबियों के लिए उनकी मुक्ति का रास्ता खोल के रख दिया। कि शराब के अलावा आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी प्रकार की और समस्याएं होंगी, उसका एक ही सदस्यता पे किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं है। अगर मेरे जैसा मेंबर कहता है, अल्कोहलिक, कि मैं आज से ए का मेंबर हूँ, तो आज से मैं ए का मेंबर हूँ। और जिस दिन मैंने बोल दिया कि आज से मैं ए का मेंबर नहीं हूँ, उसी दिन से मेरी ए की सदस्यता खत्म। और ये अधिकार किसी भी दूसरे सदस्य को, ग्रुप को, इंटर ग्रुप को, जीएसओ को, वर्ल्ड जीएसओ को, किसी को ये अधिकार नहीं है कि जो मेरे बारे में ये राय दे या मत निर्णय दे कि मैं आज से ए का मेंबर नहीं हूँ। चाहे मैं कंट्रीब्यूशन दूं, चाहे मैं किटी में पैसा डालूं, चाहे मैं 12 कदमों 12 परंपराओं को फॉलो करूं, न करूं, मेरी अपनी और कोई समस्याएं हो, एडिक्शन हो, किसी भी तरीके से, चाहे मेरे हाथों से कुछ गलतियां भी हुई हो, तो भी दोस्तों मुझे एक ही सदस्यता से डिबार नहीं किया जा सकता। ना किसी प्रकार की मुझ पर पेनल्टी या दंड थोपा जा सकता है। इतना दोस्तों महान ये प्रोग्राम है। मगर ये जो चीजें आज हमारे सामने में है, कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर अल्कोहलिक, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी प्रकार का काम करने वाला हो, उसके लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि उन चीजों की वजह से, उन विशेषताओं की वजह से उसको एक ही मेंबरशिप न दी जाए। मगर ये जो चीजें थी दोस्तों, जैसा कि ए का इतिहास ही है, जब हम ए के इतिहास को पढ़ते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं, अगर हमने 12 परंपराओं और 12 कदमों की जो पुस्तक है हमारी,
12 कदम 12 परंपराओं की, उसमें अगर हम तीसरी परंपरा के बारे में वो जो चैप्टर लिखा है उतना भी पढ़ लें तो हमको ये सारी जानकारी आ जाती है कि ये सारे हमने अनुभवों से कहीं तो भी इनका निर्माण हुआ है। 10 जून 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई और 1950 में, यानी लगभग 15 साल के बाद, इन 12 परंपराओं को हमने एडॉप्ट किया। जब ए को 15 साल हुए, सेंट लुइस में हमारा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ और उस कन्वेंशन में 1950 में हमने इन 12 परंपराओं का स्वीकार किया। उसके पहले पहली बार ये हमारी ग्रे पॉइंट करके एक मैगजीन निकलती है, उसमें हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू एक एक परंपराएं अनुभव के माध्यम से लिख रहे थे और 1946 में पहली बार सारी 12 परंपराएं प्रकाशित हुई थी। बिल को बार बार ये लग रहा था कि जब तक संख्या कम थी तब तक हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर जैसे ही हमारी संख्या बढ़ने लगी 1941 के बाद, जब सैटरडे इवनिंग पोस्ट में, जो अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, जैक अलेक्जेंडर करके पत्रकार ने जब हमारे बारे में लेख मालाएं वहाँ प्रकाशित करनी शुरू की, तो अचानक हजारों की तादाद में हमारी मेंबरशिप बढ़ी और जैसे ही हमारी सदस्यताएं बढ़ी, वैसे ही बहुत सारी समस्याओं से हम गिर गए। उसके पहले भी बहुत सारे कटु अनुभव हमने लिए और तभी लगा कि इतना अच्छा ये जान बचाने वाला जो प्रोग्राम है कभी खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। ग्रुप में लीडरशिप के प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल समस्याएं थी, बाहर की दुनिया से फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, अनामिकता का प्रॉब्लम था, लोग खुलेआम अपनी अनामिकताएं भंग कर रहे थे और बाहर की दुनिया में कहीं तो भी एक गलत मैसेज जा रहा था। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ए का यूज कर रहे थे और यही सारी चीजें थी दोस्तों की जो 12 परंपराओं को जिसने जन्म दिया। हमने गलतियां कर कर के ये सीख कर 12 परंपराओं का निर्माण हुआ है। ट्रायल एंड एरर का वो दौर था दोस्तों, 15 साल का। तो सारी जो परंपरा, एक एक जो परंपरा बनी है वो हमने अनुभव से सीखकर बनाई है। तो वैसे ही ये जो तीसरी परंपरा है, और सारी परंपराएं हमको यूनिटी की बात सिखाती है। हर हाल में अल्कोहलिक्स एनोनिमस यूनाइट रहना चाहिए। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम वैनिश हो जाएंगे। और शायद हमको एक रखने का एक सबसे बड़ा जो काम अगर किया है तो इन्हीं 12 परंपराओं ने किया है। 90 साल से हम अब आज भी फंक्शन कर रहे हैं, भविष्य में भी फंक्शन करेंगे। अगले महीने में ही दोस्तों 10 जून को 90 साल हो जाएंगे तो इसमें इन 12 परंपराओं का ये बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने हमको बांध कर रखा है, हमको बिखरने नहीं दिया। तो वैसे ही ये जो तीसरी परंपरा है दोस्तों, जिसने कहीं तो भी हम सबको यूनाइट रखने के लिए, एक रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। यदि छोटी छोटी बात पे अगर हम लोगों को ए से बाहर करते जाते तो शायद ए में कोई नहीं बचता। एक अल्कोहलिक का अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर जाना, जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि उसकी अपनी जान से हाथ धोना। आज भी ना तो मेडिकल साइंस, ना मनोचिकित्सा शास्त्र, ना रिलीजन अभी तक अपने को प्रूव कर पाया है कि एक अल्कोहलिक को वो अल्कोहल के भयंकर ऑब्सेशन से दूर रख पाए। और पूरी दुनिया की जो होप है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे ही है। आज डॉक्टर्स आते हैं, साइकेट्रिक्स आते हैं, में वो भी आज स्वीकार करते हैं कि वो फिजिकली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन एक शराबी की शराब पीने की इच्छा को वो बंद नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। और इसीलिए ए के मायने बहुत बड़े हैं।
तो मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए आज भी दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक आखिरी उम्मीद है। और अगर यहाँ से भी मुझे बेदखल कर दिया जाए तो 100% मेरी जान जाने वाली है। तो जब ये परंपराएं आखिर में लिखी गई तो उसके पहले दोस्तों बहुत सारे अनुभव हमने लिए। एक ही इतिहास में ही बताया जाता है कि शुरू में हम बहुत ही डरे हुए और आशंकित लोग थे, संख्या में कम थे, और इसीलिए सहजता से हर अल्कोहलिक की एंट्री हमारे समूहों में नहीं होती थी। कहीं तो भी हमको लगता था कि कोई विचित्र अल्कोहलिक अगर आ गया तो हमारे प्रोग्राम को भी खराब कर देगा, हमारी सोसाइटी को भी बर्बाद कर देगा। और इसीलिए बहुत ही ठोक बजा के किसी खास सोर्सेस से ही एक अल्कोहलिक का प्रवेश एक एक ग्रुप्स में होता था। शुरू में दो ही ग्रुप काम कर रहे थे। एक तो एकरॉन का था जो डॉक्टर बॉब के मार्गदर्शन में चल रहा था, और एक न्यूयॉर्क का था जो बिल डब्ल्यू के मार्गदर्शन में चल रहा था। और हालत ऐसी थी कि रिकवरी रेट बहुत कम था। कहीं ना कहीं एक के बाद एक लोग फिर शराब की तरफ जा रहे थे, और सभी डरे हुए थे कि अगला नंबर किसका। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं तो भी सिर्फ डर की वजह से, एक आशंका की वजह से कि हम वैनिश न हो जाए, हम नष्ट न हो जाए, बहुत ही ठोक बजा के अल्कोहलिक लोगों को मीटिंग्स में प्रवेश मिलता था। एक वर्ड है जो लिटरेचर में दिया है कि किसी भी अल्कोहलिक को मीटिंग में प्रवेश देने के पहले ये देखा जाता था कि वो प्योर अल्कोहलिक है कि नहीं, प्योर अल्कोहलिक। अब प्योर अल्कोहलिक की डेफिनेशन उन लोगों को उस वक्त मालूम थी कि कौन प्योर अल्कोहलिक है। अगर उनकी डेफिनेशन में वो प्योर अल्कोहलिक में वो अल्कोहलिक नहीं आता है तो उसको एंट्री नहीं थी। जैसे कि और भी अन्य एडिक्शन वाले जो लोग थे, किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले कुछ लोग थे, या कोई खराब प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग थे, डर के मारे उन लोगों को एक ही मीटिंग्स में प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। और ये काफी दिनों तक चला। इतिहास में लिखा है लिटरेचर में कि 1938 में जब हमारा अल्कोहलिक फाउंडेशन बनाया गया बिग बुक लिखने के लिए, मिशनरी के जैसे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस अल्कोहलिक फाउंडेशन ने उस वक्त जो ग्रुप्स थे उनको एक लिस्ट मंगाई थी, मेंबरशिप की लिस्ट, मेंबरशिप के रूल्स की लिस्ट। हर एक ग्रुप ने अपने अपने अलग अलग रूल्स नियम तय किए हुए थे कि किसको मेंबरशिप देना और किसको मेंबरशिप नहीं देना। गोरे काले का भेद या और चीजें, किसी का व्यवसाय किस प्रकार का है, किसी को डबल एडिक्शन है क्या, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, किसी का व्यवसाय बदनामी वाला है क्या, कोई शराबी बहुत ज्यादा यानी तमाशा करने वाला है क्या, और अनगिनत प्रकार के रूल। और इस तरीके से कई लोगों के लिए एक ही रास्ते बंद हो जाते थे। मगर आखिरकार दोस्तों अनुभव के आधार पे ही ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि हम किसी भी अल्कोहलिक को किसी भी कारण से अगर ए में प्रवेश नहीं देते हैं तो यदि उसकी जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो एक दो अनुभव 12/12 में लिखे हैं, हम पढ़ सकते हैं। उसमें से ही एक अनुभव था कि एक मेंबर आते हैं, एक अल्कोहलिक आता है मीटिंग में और कहता है कि भाई अल्कोहल के साथ साथ मुझे एक दूसरा एडिक्शन भी है जो कि अल्कोहल से भी ज्यादा बदनामी वाला है। और ऐसे में आप क्या निर्णय लोगे, आप मुझे ए में रखोगे या नहीं रखोगे। तो ग्रुप के जो दो तीन सीनियर मेंबर है वो आपस में चर्चा करते हैं
कोई कहता है कि अगर ये व्यक्ति को अगर हमने मीटिंग में प्रवेश दिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि दूसरा एडिक्शन जो है इसका वो काफी खतरनाक है। तो कोई कहता है कि ऐसे व्यक्ति को हम प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि इस एक व्यक्ति की वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में आ सकती है, हमारी सोब्राइटी खतरे में आ सकती है। मगर तीसरे व्यक्ति की एक ईश्वरीय आवाज आती है दोस्तों, और वो कहता है कि अब हम सब सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, आगे में क्या होगा, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि भाई ईश्वर क्या करेगा। और आखिरकार दोस्तों, उस व्यक्ति की, उस सदस्य की आवाज, जो बात है वो माननी पड़ी। उस व्यक्ति को ए में प्रवेश दिया गया, और वो आखिर में सोबर हुआ, और काफी लोगों को ए का मैसेज कैरी करने के लिए उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। मान लीजिए कि उसके जो दूसरे एडिक्शन की वजह से उसको ए में अगर प्रवेश नहीं दिया जाता तो 100% उसकी जान जाने वाली थी, और उसकी जान लेने के जिम्मेदार और कोई नहीं, हम ही होते थे। और सोबर होने के बाद में जो अनगिनत लोगों को उसने मैसेज कैरी करने का काम किया, एक लिटरेचर में लिखा है कि सैकड़ों लोगों को उसने मैसेज दिया, और उसके बाद में हजारों की तादाद में लोगों तक मैसेज पहुंचा। तो यदि हम उसको उसके दूसरे एडिक्शन के लिए अगर ए में प्रवेश नहीं देते तो वो भी कहीं तो भी जान से हाथ धो देता, और ए के भी काम में कोई वो नहीं आ पाता। जब मैं ए में आया था दोस्तों, तो मुझे भी डबल एडिक्शन था। अल्कोहल के साथ साथ मुझे तंबाकू पीस कर खाना, और खर्रा जिसको गुटखा कहते हैं, ये दोनों एडिक्शन थे। मगर अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये नियम मेरे लिए बनाया होता है कि नहीं, ये खर्रा गुटखा खाने वालों के लिए मीटिंग नहीं है, कई और भी मेंबर्स में देखता हूँ कि कोई चैन स्मोकर है, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, अनगिनत ए के मेंबरों को। तो अगर इन सब लोगों को अगर ए में प्रवेश नहीं दिया जाता तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं होता दोस्तों। और उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज भी हम उन चीजों को महसूस करते हैं, मैंने भी खुद उन चीजों को महसूस किया, कि कई ए में आने वाले लोग ईश्वर को मानने वाले नहीं होते। वो कुछ नास्तिक होते हैं या कुछ एग्नोस्टिक होते हैं, अज्ञेयवादी टाइप के लोग होते हैं। तो उसके बारे में भी एक बहुत अच्छा उदाहरण 12/12 में दिया है, परंपरा नंबर 3 में। एक एड नाम के सदस्य जो सेल्समैन थे, और वो हमेशा दोस्तों ईश्वर की संकल्पना के खिलाफ में मीटिंग्स में खुलेआम बोला करते थे। हमारी संस्था अमेरिका से आई हुई है, और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग वहाँ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड और धर्मभीरू लोग, ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग, तो ज्यादातर लोग कहीं तो भी एथिस्ट लोग थे, आस्तिक लोग थे। और जब एड जैसा मेंबर खुलेआम मीटिंग में ईश्वर के खिलाफ में बात करता था, ईश निंदा जिसको कहा जाए, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल क्रोधित हो जाते थे, व्यथित हो जाते थे। मगर कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसको, उस एड को बाहर निकाला जाए। कई बार वो जो दूसरे सदस्य थे वो इस बात की राह देखते थे कि ये आदमी जो ईश्वर के खिलाफ बात करता है, ईश्वर की निंदा करता है, तो ये कैसे फिर दोबारा शराब पी ले और ये से बाहर हो जाए। इस प्रकार की कहीं तो भी मानसिकता बाकी सदस्यों की हो चुकी थी। और कई बार ये आवाजें उठती थी कि ऐसे व्यक्ति को एक ही मीटिंग में रखना ठीक नहीं है, इसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाए। और एक बार इस तरीके का प्रयास किया भी गया, मगर दोस्तों बिग बुक का लेखन चालू था, और उस एड ने
जो बिग बुक की शुरुआत की जो प्रस्तावना थी, उस कमरे में एक अलमारी के ऊपर में वो प्रस्तावना रखी हुई थी। उस प्रस्तावना को निकालकर उसने पूरे समूहों को दिखाया और बताया कि इसमें, इस प्रस्तावना में आपने लिखा है कि ए मेंबरशिप की जो ओनली रिक्वायरमेंट्स है वो है डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, और सबकी बोलतियां बंद हो गई। बाद में उस लिटरेचर में लिखा है दोस्तों कि कुछ सालों के बाद में फिर एड को भी कहीं तो भी आध्यात्मिक अनुभव आए, और उसने भी कहीं तो भी ईश्वर पे भरोसा प्राप्त किया, और एक अच्छा उपयोगी मेंबर आगे में वो बना। तो मान लीजिए कि वो एड जो सदस्य ईश्वर विरोधी था, नास्तिक था, ईश्वर के खिलाफ बोलता था, अगर इस एक बात की वजह से उसको अगर एक ही मीटिंग से बाहर कर दिया जाता, तो वो जिंदा नहीं रहता, और ना ही दोस्तों वो ए को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कर पाता। तो इसी तरीके के अनगिनत अनुभवों से सीखकर कहीं तो भी ये परंपरा बनाई गई दोस्तों, और आज हम सब इसके परिणाम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जहां भी ग्रुप काम कर रहे हैं, वो इन सिंपल से तत्वों के हिसाब से ही काम कर रहे हैं दोस्तों। कई बार जाने अनजाने में जब परंपराओं की समझ हमको नहीं होती, और उसके पीछे का कारण एक ही है कि ज्यादातर हमारा फोकस ड्रंकन लॉक पे होता है। हर मीटिंग में हम अल्कोहलिज्म, और फिर बाद में वन डे एट ए टाइम मीटिंग का महत्व, या ज्यादा से ज्यादा 12 कदम, बहुत ही कम रेगुलर मीटिंगों में परंपराओं पे चर्चा होती है। कभी ट्रेडिशंस के अगर वर्कशॉप ले लीजिए, तो उतने लोग नहीं आएंगे जितने अगर हम बाकी के सब्जेक्ट पे अगर हम रखते हैं। सर्विस वर्कशॉप पर भी लोग नहीं जमा होते। ट्रेडिशंस को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता और समझना ही नहीं चाहता, और यही कारण है कि परंपराओं के बारे में बराबर लोगों को जानकारियां नहीं होती। तो फिर इनके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं हम। अगर ग्रुप ने हमको ट्रस्टेड सर्वेंट बनाया है, ट्रस्टेड सर्वेंट, विश्वासु सेवक बोला गया है, तो बनने के बाद में कब हम शासक बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। और वहां से शुरू होता है परंपरा नंबर 3, यानी कि ट्रेडिशन नंबर 3 का भंग। हम अगर हमारे मन के खिलाफ में कोई सदस्य कुछ कर रहा है, तो उसके प्रति हम रिजेंटमेंट से भर जाते हैं, बदला लेने की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार हम उसको सजा देने की कोशिश करते हैं, और इन सारी भावनात्मक जो चीजें हैं, इनसे मैं भी उलझा हुआ हूँ, मैं भी निकला हुआ हूँ। कई बार अगर ए में काम करते वक्त, चाहे वो ग्रुप में हो, इंटर ग्रुप में हो, फेलोशिप में हो, ऐसे कुछ तो लोग रहेंगे कि जो आपके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, आपके काम पे सवाल उठाएंगे, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं करेंगे। और ऐसा जब होता है दोस्तों, तो मेरा जो मैंपन है, वो मेरा मैंपन जाग जाता है, और फिर मैं चाहता हूँ कि उसको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे उसको डोमिनेट किया जाए, कैसे उसको नेग्लेक्ट किया जाए। तो अगर मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं खुद ही फैसले लेना शुरू कर देता। अरे यार, उसको शेयरिंग नहीं आती, वो तो कोई भी टॉपिक पे बोलता ही नहीं, नए लोगों को भी फायदा ही नहीं होता। उसके अनुभव देखो, 10 साल से वही वही अनुभव बता रहा है। यानी कहीं तो भी मैं ईश्वर बनने की कोशिश करता हूँ, जबकि हमारी दूसरी परंपरा कहती है कि एक ही अधिकारी है, और वो है प्रिय ईश्वर। हम सेवक है, हम शासक नहीं है। लेकिन हमारा जो मूल स्वभाव है दोस्तों, वो शासक का है।
हम भूल जाते हैं कि हम ट्रस्टेड सर्वेंट है, विश्वासु सेवक है, और कहीं तो भी हम अपने पद का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। जिसके भी प्रति हमारे मन में चिढ़ है, खुन्नस है, गुस्सा है, हम कोशिश करते हैं कि इसको शेयरिंग न दी जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ग्रुप से निकल जाए। और रिजेंटमेंट अगर बहुत ज्यादा गहरा हो तो हम यहां तक भी जा सकते हैं कि हम उसकी स्लिप होने की राह देखें। मैंने बताया दोस्तों कि मैं खुद भी ऐसी भावनाओं से गुजरा हुआ हूं। जब व्यक्ति किसी के प्रति बहुत खुन्नस, चिढ़ और गुस्से से भर जाता है तो वो सीधे परंपरा नंबर 3 का भंग करता है। हम कैरिंग द मैसेज करने के लिए जाते हैं तो कई बार दोस्तों हम पहले ही तय कर लेते हैं कि ये आदमी सोबर होगा या नहीं होगा, और हम बोलना शुरू कर देते हैं, अरे उसका सोबर होना मुश्किल है, वो नहीं सुधर सकता बॉस। दोस्तों, हमको हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि ये बात कोई नॉन अल्कोहलिक बोले, बाहर का व्यक्ति बोले तो ठीक है, क्योंकि वो अल्कोहलिक को नहीं जानता, ना अल्कोहलिज्म को जानता है। मगर मैं एक ए का मेंबर हूँ, मैं खुद एक अल्कोहलिक हूँ। मैंने भी किसी की नहीं सुना। मेरी भी होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड माइंड थी, होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। सारे लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये सुधर नहीं सकता, इसकी दारू बंद नहीं हो सकती। मगर मिरेकल हो गया। ए में आने के बाद में मेरे जैसा व्यक्ति भी शराब से दूर हो गया। तो मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ कि कौन सोबर होगा और कौन सोबर नहीं होगा? लेकिन बात जब सर्विस की आती है, कैरिंग द मैसेज 12 स्टेपिंग की आती है, तो कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं। कई बार हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, अरे ये नहीं सुधर सकता। होता है, कई लोग पहली मीटिंग से सोबर हो जाते हैं। और ए में ऐसे भी मिराकल्स है कि कई लोग सालों के बाद में सोबर हुए हैं, कई सालों के बाद। और इसीलिए किसी के भी प्रति इस तरीके की विचार या जजमेंटल हो जाना कि नहीं ये तो कभी सुधर नहीं सकता, ये तो कभी सोबर नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से परंपरा नंबर 3 का भंग है दोस्तों। हमेशा हमको ये परंपरा सिखाती है, याद दिलाती है कि एक अल्कोहलिक की एकमात्र यानी ए का मेंबर बनने की उसकी एकमात्र यानी रिक्वायरमेंट है उसकी शराब छोड़ने की इच्छा। और ये जो इच्छा है कभी भी पैदा हो सकती है। जो सोबर नहीं हो रहा वो मेरे से ज्यादा बीमार है, उसके प्रति मुझे और ज्यादा दयालु होना है, उसको और ज्यादा सहयोग करना है। कल की शेयरिंग में मैंने एक प्रश्न के उत्तर में जरूर बोला था कि कोई व्यक्ति अगर मान ही नहीं रहा तो उसको छोड़ देना है, पर मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ देना। हम उसको कुछ दिनों के लिए, ताकि उसका और बॉटम हिट हो जाए, कहीं तो भी उसके अंदर वो विलिंगनेस और पैदा हो जाए और वो सोबराइटी के राह पे आगे बढ़ सके। तो कल जो मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बोला था तो उसका कहने का मतलब ये था, और अश्विन भाई ने उसको क्लियर भी किया था। तो ये मेरे भी अपने अनुभव है दोस्तों। मैंने अपने शहर में ऐसे कई लोगों को देखा। मुझे ए में आने के बाद में फिर दोबारा दारू की तरफ जाने का मौका नहीं आया। ईश्वर की असीम कृपा है। लगातार मीटिंगें मैं करते रहा, फेलोशिप के टच में रहा, एक ही सेवा में रहा। और शायद मेरा अल्कोहलिज्म भी ऐसा था, मैं अपने आप को रॉक बॉटम अल्कोहलिक कहता हूँ। तो मैंने अपना बॉटम हिट कर लिया जल्दी, और मुझे शराब की दूरी मिल गई। मगर ए में ऐसे अनगिनत सदस्यों को मैंने देखा कि वो कई समय के बाद, कई अंतराल के बाद में वो उनको सोबराइटी मिली, और उसके बाद में वो बहुत अच्छे उपयोगी ए के सदस्य बने। तो कहीं तो भी ये जो परंपरा है ये हमको ये बात सिखाती है दोस्तों कि किसी भी शराबी के बारे में हमको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम सिर्फ मैसेज को कैरी करते हैं।
हमारा एकमात्र दायित्व है दोस्तों कि पीड़ित शराबी तक ए के मैसेज को पहुंचाना। वो सोबर होगा, नहीं होगा, टिकेगा, नहीं टिकेगा, ये दोस्तों मैं तय नहीं कर सकता। ये ईश्वर की ही इच्छा होगी कि वो सोबर होगा या नहीं होगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जैसे अल्कोहलिक पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं डालता है दोस्तों। लगता है कि यार ये 12 कदमों पे नहीं चल रहा, ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये तो एक ही मीटिंग में भी आ रहा है और दारू भी पी रहा है, इसको आना भी नहीं चाहिए, इसको आने की जरूरत नहीं है। और कई बार ये चीजें हम उस शराबी को भी बोल देते हैं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि उसकी इच्छा है, इसीलिए तो एक ही मीटिंग में आ रहा है वो। उसको ये बोलने वाले हम लोग कौन है कि भाई तू एक ही मीटिंग में आने की तेरे को जरूरत नहीं है। जब तक उसकी इच्छा है वो आएगा, और अगर वो पीना चाहता है वो पिएगा। मगर हम किसी को भी इस तरीके से रोक नहीं सकते। परंपरा नंबर 3 यही हमको बताना चाहती है। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि ए का मेंबर है करके वो 12 कदमों को फॉलो ही करे, 12 ट्रेडिशंस को फॉलो ही करे। एक अल्कोहलिक की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही कहीं तो भी ये प्रोग्राम बनाया गया, और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 12 कदम है वो सजेस्टिव स्टेप्स है, 12 सुझाव कहे गए हैं। मानना या नहीं मानना हम अल्कोहलिक लोगों पे छोड़ दिया गया है, लेकिन हम पर ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम ए में आ गए हैं तो हमने 12 कदमों पे चलना ही चाहिए। कोई डंडा लेकर यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। हमने जिसको स्पॉन्सर बनाया वो भी हमको डंडा लेकर 12 कदम नहीं करवा सकता कि नहीं तुमको ये 12 कदम करने ही पड़ेंगे, 12 परंपराएं पालनी ही पड़ेगी, ग्रुप में कंट्रीब्यूशन किटी में पैसा डालना ही पड़ेगा, ग्रुप के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, मीटिंग 7 से 8 है तो तुमको 7 बजे आना ही पड़ेगा, और 8 के पहले मीटिंग के बाहर तुम निकल नहीं सकते। ऐसा कोई नियम ए में नहीं है दोस्तों। ये सारी चीजें हम खुद अपनी इच्छा से स्वेच्छा से करते हैं। 12 कदमों को हम पालन करते हैं, 12 ट्रेडिशंस का पालन हम करते हैं, हम रेगुलर मीटिंग करते हैं, मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करते हैं, मगर ये अपनी स्वेच्छा से करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि इन आध्यात्मिक तत्वों का अगर हमने पालन नहीं किया तो हम अपने डेथ वारंट पे साइन करने वाले हैं। मगर ए का, चाहे किसी ग्रुप का चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ओल्ड टाइमर हो, ग्रुप इंटर ग्रुप जीएस हो, कोई भी दोस्तों हमको कोई काम करने के लिए, कोई चीज करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और अगर हमने नहीं किया तो हमको ए से निकाला भी नहीं जा सकता। मगर जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीजें हम करते हैं क्योंकि हम खुद इस बात को अनुभूति करते हैं कि यदि मैंने इनका पालन नहीं किया मेरी जान जा सकती है। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है दोस्तों कि एक मेरे जैसा शराबी, ए का सदस्य, अगर 12 कदमों की अवहेलना करता है तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। और कितनी सही बात है। अनगिनत लोग जो इस प्रोग्राम को रिस्पेक्ट नहीं करते, 12 कदमों का ठीक से पालन नहीं करते, ए के बाहर चले जाते हैं, आखिरकार वो अकाली मौत और पागलपन के शिकार बन जाते हैं। अनगिनत लोग हैं। इन 18 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को देखा। और ठीक वैसे ही एक जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप ए का समूह 12 परंपराओं का पालन नहीं करता तो वो समूह भी कहीं तो भी बर्बाद हो जाता है। और इतिहास में ऐसे कई ग्रुप है जो अगर 12 परंपराओं के मुताबिक नहीं चलते तो कालांतर में उनमें मतभेद हो जाते हैं, फूट गिरती है, कई इतिहास के नक्शे से गायब हो जाते हैं।
तो इसीलिए दोस्तों, एक इन सारे तत्वों का पालन आज हम करते हैं, बगैर किसी बंदिश के, बगैर किसी दबाव के। हमारी जरूरत है, हमको ये मानना ही पड़ेगा, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, तभी हम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए हम इन चीजों को मानते हैं। लेकिन अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे पे ये बंदिशें डाली होती कि नहीं, ए में आए हो, तुम तो फलाना फलाना चीजें करना पड़ेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है वो बताना पड़ेगा, तुम्हारा डिटेल्स देने पड़ेंगे, तुम काम धंधा कौन सा करते हो, भाषा कौन सी बोलते हो, जाति धर्म क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और कौन से आपके आपराधिक रिकॉर्ड है, ये सब की अगर एंट्री होती और नियम शर्तें अगर लागू होती कि इतना ड्यूज देने पड़ेंगे, इतनी फीस देनी पड़ेगी, 12 कदमों का पालन करना पड़ेगा, 12 परंपराओं का पालन करना पड़ेगा, तो एक तो मेरे जैसा अल्कोहलिक यहाँ पे टिकता ही नहीं। एक अल्कोहलिक वो व्यक्ति होता है दोस्तों की जो किसी बंधन में रहता ही नहीं। कई लोगों ने मुझे डराया, कई लोगों ने धमकाया, कई मार पीटने के लिए तैयार हो गए कि दारू बंद कर दे। मैंने किसी को नहीं सुना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब ये प्रोग्राम मेरे सामने, मुझे ये भी नहीं बोला है कि तुम अल्कोहलिक हो। मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं, मुझे ए की आवश्यकता है या नहीं है, इसका निर्णय भी मुझ पे छोड़ा गया। मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं किया कि तुमको बोलना ही पड़ेगा कि तुम अल्कोहलिक हो। कई बार एक ही मीटिंग में हम देखते हैं, कोई नया आदमी ज्वाइन होता है तो उसको नहीं मालूम रहता कि अपने आप को अल्कोहलिक बोलना है। तो उसने अगर सिर्फ अपना नाम लिया तो हम बोलते अल्कोहलिक बोलो, अल्कोहलिक बोलो, शराबी बोलो। अरे भाई क्यों बोलेगा? और अगर वो आपके बोलने से शराबी अपने आप को बोल रहा है, तो इसका मतलब वो दिल से उसकी आवाज नहीं आ रही है। उसको बोलने दो उसके तरीके से, ए में आते रहेगा, एक दिन समझ में आ जाएगा कि अल्कोहलिक बोलना पड़ता है, शराबी बोलना पड़ता है। पर ये उसने खुद होके बोलना चाहिए। हमारे बोलने से वो क्यों अपने आप को अल्कोहलिक बोलेगा? जब वो समझ ले कि हाँ यार वो अल्कोहलिक है, एक ऐसा शराबी की जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता और जिसकी जिंदगी अनमैनेजेबल हो चुकी है, जिस दिन वो इस बात को मान लेगा, वो खुद ही अपने आप को अल्कोहलिक बोलेगा। पहले लोग हमको शराबी बोलते थे तो हम झगड़े पे उतारू हो जाते थे, आहे बेवड़ा पर नाही तेवड़ा, लड़ पड़ते थे लोगों से। मगर आज हम अपने आप को खुद शराबी बोलते हैं, खुद अल्कोहलिक बोलते हैं। आज हमको इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो कहीं तो भी ये सारा जो प्रोग्राम है दोस्तों, हमारी स्वेच्छा का प्रोग्राम है। और इस परंपरा ने दुनिया भर के शराबियों के लिए दोस्तों पूरा रास्ता खोल दिया अपनी जान बचाने का। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। यदि आप में सिर्फ शराब बंद करने की इच्छा है, उसके बारे में भी हमारी प्रस्तावना जब लिखी गई, ये प्रस्तावना जो प्रिम्बल है एक ही, वो खास तौर पे बाहर की दुनिया के लोगों को ये क्या है, कैसी है, ये समझाने के लिए प्रस्तावना लिखी गई थी। और उसमें एक शब्द था, ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। मगर एक समय के बाद में दोस्तों ये शब्द को भी हटाया गया। ऑनेस्ट डिजायर ऑफ टू स्टॉप ड्रिंकिंग यानी शराब छोड़ने की ईमानदार इच्छा। तो 1958 में आखिरकार दोस्तों जनरल कॉन्फ्रेंस ने इस शब्द को भी हटा दिया। कि हम कैसे तय करेंगे कि कोई अल्कोहलिक की ईमानदार इच्छा है? ईमानदारी का कोई पैरामीटर है, कोई पैमाना है कि किसी शराबी में जो इच्छा है शराब छोड़ने की, वो ईमानदार है या बेईमानी है? तो कौन तय करेगा और कैसे तय किया जाएगा? तो आखिरकार प्रस्तावना से ये जो ऑनेस्ट डिजायर का जो ऑनेस्ट शब्द था, वो भी निकाल कर फेंका गया। तो ये इस तरीके से इस परंपरा का जो इतिहास है, जो जानकारी है, जो भी मैंने पढ़ा था, समझा था, वो आपके सामने में साझा किया। आप लोगों ने सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।